हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने 12th एनसीईआरटी का 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और एक हेल्दी कंट्री के फॉर्मेशन के लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग, जो टर्म का मीनिंग है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि यदि किसी पर्सन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी हैं, स्ट्रक्चरली हेल्दी हैं, फिजिकली हेल्दी हैं और उनके फंक्शंस नॉर्मल हैं, तो इट मीन्स वो रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी है। बट इसके एक डिटेल डेफिनेशन हमने अकॉर्डिंग टू WHO भी मैंने बता दी थी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग टोटल वेलबींग से है। टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। तो WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की थी प्रीवियस क्लास में, उसका मतलब है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेटेड विथ रिप्रोडक्शन। लाइक पर्सन को फिजिकली, मेंटली, बिहेवियर, सोशल, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी होना होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक में हमने 5 पॉइंट्स इंक्लूड किए थे। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्लानिंग्स क्या होती हैं और उनकी क्या स्ट्रेटजी है। सेकंड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बर्थ कंट्रोल क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। थर्ड इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फोर्थ, एक टॉपिक था स्टूडेंट STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीज, और लास्ट था इनफर्टिलिटी। इसमें से हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड देयर स्ट्रेटजी। तो हमारा टॉपिक था रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इसमें हमारा पॉइंट था स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। स्पेलिंग सही कर देते हैं बच्चों स्ट्रेटजीज की। स्ट्रेटजीज, ये हमारा पॉइंट था स्टूडेंट। और इस पॉइंट में हमने जो प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये हमने RCH प्रोग्राम में डिस्कस किया था। RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू अभी कंटिन्यू में है, जो लोगों को अवेयर करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उन सब के लिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। इस हेडिंग में एक लास्ट पॉइंट हमने इंक्लूड किया था स्टूडेंट RCH के ऑब्जेक्ट में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एमनियोसेंटेसिस टेस्ट को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। और वैसे बैंड है ऑलरेडी, बट रिजिडिटी से इस रूल को फॉलो करवाना चाहिए। बिकॉज एमनियोसेंटेसिस टेस्ट का एक मिसयूज होता है फीमेल फिटिसाइड में। क्या होता है फीमेल फिटिसाइड्स? कि डेवलपिंग एम्ब्रियो यदि फीमेल चाइल्ड होता है तो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय करवा दिया जाता है। इस प्रोसेस का नेम है फीमेल फिटिसाइड और अबॉर्शन। और ऐसा कब होता है? जब एमनियोसेंटेसिस टेस्ट से सेक्स डिटर्मिनेशन कर दिया जाता है उसके बाद। तो स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, ये भी एक गोल है RCH का, जिसको अचीव कर लिया गया है। तो प्रीवियस क्लास में हमने इतना पढ़ लिया था स्टूडेंट। आज की क्लास में हम उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे एमनियोसेंटेसिस टेस्ट।
एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। वैसे तो बच्चों ये टेस्ट हमने जो थर्ड चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन वहाँ डिस्कस कर लिया था, बट आपके एनसीईआरटी में इस फोर्थ चैप्टर में गिवन है। ये टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, टेस्ट के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और टेस्ट को क्यों बैन कर दिया गया है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या है बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो थर्ड चैप्टर में मैंने आपको बताया था एमनियोसेंटेसिस के बारे में। देखो डेवलपिंग एम्ब्रियो का एक स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। ये जैसे डेवलपिंग एम्ब्रियो है, मैंने आपको बताया था कि आफ्टर इम्प्लांटेशन डेवलपिंग एम्ब्रियो में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो की आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिसका नेम कोरियोन हमने डिस्कस किया था। इस कोरियोन के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है स्टूडेंट। ये स्ट्रक्चर है डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो मैंने आपको बताया था उस समय कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन और अदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यहां पर चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जिसका नेम है कोरियोन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का स्टूडेंट कोरियोन नहीं, सॉरी एमनियोन, एमनियोन, कोरियोन तो आउटर मोस्ट वाली होती है, एमनियोन, एमनियोन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये एमनियोन मेम्ब्रेन है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। इसके बीच में यहां पर स्टूडेंट एक कैविटी प्रेजेंट है और उस कैविटी को हम नेम देते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी। और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड फिल रहता है जिसका नेम है एमनियोटिक फ्लूइड। ये मैंने डेवलपिंग एम्ब्रियो की एक रफ स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन की है जो थर्ड चैप्टर में हमने इंक्लूड की थी। क्लियर है बच्चों? डेवलपिंग एम्ब्रियो की आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियोन, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाहर कवरिंग एमनियोन, एमनियोन एंड एम्ब्रियो के बीच होलो स्पेस और उस होलो स्पेस का नेम एमनियोटिक कैविटी और उसमें फ्लूइड फिल्ड है एमनियोटिक फ्लूइड। अब हम बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। इसमें क्या प्रोसीजर है बच्चों? ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है आफ्टर द 14th to 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 14 से 15 वीक के बाद ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। टेस्ट का प्रोसीजर क्या है बच्चों? इस टेस्ट में एक लॉन्ग सर्जिकल निडल यूज करते हैं। लॉन्ग सर्जिकल निडल की हेल्प से हम कलेक्ट करते हैं ये एमनियोटिक फ्लूइड। देखो, जब डेवलपिंग एम्ब्रियो 14 to 15 वीक की एज का हो जाता है तो एक लॉन्ग सर्जिकल निडल की हेल्प से बच्चों हम यहां से शक कर लेते हैं ये एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर है? जब प्रेगनेंसी 14 to 15 वीक की होगी उसके बाद हम लॉन्ग सर्जिकल निडल की हेल्प से एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। फ्लूइड में क्या क्या होता है? दिस फ्लूइड कंटेन स्किन सेल्स, लीवर सेल्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो।
इस फ्लूइड में बच्चों डेवलपिंग एम्ब्रियो की स्किन सेल्स होती हैं, लीवर सेल्स होती हैं, ऑल्सो कंटेन प्लेसेंटल सेल्स, and this fluid is also contain some dissolved substance, dissolved substances। ये सारी चीज़ें बच्चों इस फ्लूइड में प्रेजेंट रहती हैं। अब क्या नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप क्या होगा बच्चों, हम इन सेल्स का कल्चर करते हैं। ये जितनी भी सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, प्लेसेंटल सेल्स हैं, इन सेल्स का हम करते हैं कल्चर। दीज सेल्स कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर हम इन सेल्स को कल्चर करते हैं और कल्चर करने के बाद हम इन सेल्स की स्टडी करते हैं। हम क्या क्या स्टडी करते हैं, तो क्या ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्यों हमने टेस्ट परफॉर्म किया। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट। तो इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो है टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर और डायग्नोस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। टू डायग्नोस genetic disorder of developing embryo। डेवलपिंग एम्ब्रियो को के जेनेटिक डिसऑर्डर, डेवलपिंग एम्ब्रियो में कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर तो डेवलप नहीं हो रहा है, उस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है बच्चों। जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एम्ब्रियो में, लाइक फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया SCA मैंने नोट कर दिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ये जितने भी मैं जेनेटिक डिजीज और डिसऑर्डर मैंने बोर्ड पर अभी नोट किए हैं, इन सभी डिसऑर्डर्स को हम पता कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू। तो ये इसका फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट गोल है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डायग्नोस जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा। ये जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, इन सब को डायग्नोस करने के लिए हमने गवर्नमेंट ने इस टेस्ट को बनाया था। क्लियर है। सेकंड बच्चों एक इसका ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट टू डायग्नोस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो में कोई मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिजीज तो नहीं है, उसको भी पता कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है बच्चों। अब यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू कौन कौन से डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं और कौन से डिजीज को नहीं। एक सिंपल क्वेश्चन बार बार यहां से फ्रेम होता है। तो बच्चों जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर जितने भी हैं, उन सबको हम पता कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू। ये कुछ एक के नेम लिखे हैं, बाकी अदर भी कोई ऐसा कोई डिजीज आ जाता है क्रोमोसोमल डिफेक्ट, तो वो भी आप करेक्ट आंसर मानेंगे कि इनका हम पता कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू। बट स्टूडेंट जो कॉमन डिजीज होते हैं लाइक जॉन्डिस है, मलेरिया है, एड्स डिजीज है, कैंसर डिजीज है, इन सब का हम डायग्नोस नहीं कर सकते इस टेस्ट के थ्रू। तो एक क्वेश्चन जो यहां पर बनता है बार बार एग्जाम में
कि कौन कौन से डिजीज को डायग्नोस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस टेस्ट और कौन से डिजीज को डायग्नोस नहीं किया जा सकता है इस टेस्ट के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है। एक बच्चों इसका मिसयूज है, ये मिसयूज है, मैं जो थर्ड लिख रहा हूं वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मिसयूज है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल पैटर्न। क्रोमोसोमल पैटर्न डेवलपिंग एम्ब्रियो के क्रोमोसोम पैटर्न के बेसिस पर एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू हम एम्ब्रियो के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सेक्स भी डिटरमाइन किया जा सकता है इस टेस्ट की हेल्प से। बच्चों करंट डे की हम बात करें, नाउ डेज की हम बात करें, तो इस टेस्ट का जो मिसयूज है, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट का जो मिसयूज है वो ओनली सेक्स डिटर्मिनेशन में किया जा रहा है। और सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो फीमेल बेबी होता है तो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसको अपन ने नेम दिया था फीमेल फिटिसाइड। तो इस टेस्ट का एक मिसयूज है प्रॉपर्ली फीमेल फिटिसाइड्स, फीमेल बेबी की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ कर देना। इसलिए बच्चों इस टेस्ट को स्टैट्यूटरी बैन कर दिया गया है। तो ये स्टूडेंट टॉपिक था एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, जिसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूड किया गया है। ये भी एक प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड, ये प्रॉब्लम है एक, जिसका सॉल्यूशन क्या किया गवर्नमेंट ने कि इस टेस्ट को ही कंप्लीटली बैन कर दिया है, ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो का सेक्स डिटर्मिनेशन ना कर सकें और फीमेल फिटिसाइड को कुछ हद तक हम रोक सकें। ये स्टूडेंट पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। इसके बाद बच्चों हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है सबको? Now students, second topic of reproductive health is related is population explosion। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके साथ बर्थ कंट्रोल भी है, बट उसमें पहले हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने बर्थ कंट्रोल साथ में नहीं लिखा है। सेकेंड पॉइंट जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल दोनों पॉइंट इसमें इंक्लूड हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो बच्चों क्या मीनिंग होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सिंपल मीनिंग है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, उसी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का नेम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बच्चों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड दो तीन डेफिनेशन है, जिनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट डेफिनेशन इज डेमोग्राफी।
डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है बच्चों? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मीनिंग है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। इट मीन्स जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी का मीनिंग है कि सिस्टेमेटिकली टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, मेल इंडिविजुअल्स कितने हैं, फीमेल इंडिविजुअल्स कितने हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के चिल्ड्रंस कितने हैं, सेक्स रेशियो क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ग्रोथ रेट क्या होता है। तो इन सभी टेक्निकल टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं हम, तो ये ब्रांच है स्टूडेंट डेमोग्राफी। स्टैटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन रिलेटेड डेटाज की स्टडी करते हैं, तो इस ब्रांच का नेम है स्टूडेंट डेमोग्राफी। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेंसस। सेंसस, सेंसस क्या होता है? ऑफिशियली काउंटिंग ऑफ, ऑफिशियली काउंटिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं, ह्यूमन स्पीसीज के इंडिविजुअल्स। तो ह्यूमन स्पीसीज के इंडिविजुअल्स की जो काउंटिंग है, ऑफिशियली काउंटिंग, उस ऑफिशियली काउंटिंग को हम स्टूडेंट नेम देते हैं सेंसस। सेंसस मीन्स ऑफिशियली काउंटिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टूडेंट, जो फर्स्ट सेंसस था, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1891। पहला सेंसस 1891 में हुआ था। इसके बाद सेंसस रिपीट होता है ईच डिकेड के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट 4 मंथ में। सेंसस repeats in first year of each decade। each decade, हर एक 10 ईयर्स का ग्रुप जो है वो डिकेड है, उस 10 ईयर्स के ग्रुप के फर्स्ट ईयर में सेंसस को रिपीट किया जाता है। जैसे 2001 में सेंसस हुआ 1 to 10 का डिकेड, सेंसस 11 to 20 का डिकेड, तो 2011 में सेंसस हुआ था। इसके बाद 2021 में सेंसस होना था, बट ड्यू टू कोविड रीजन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो सेंसस ईच 10 ईयर के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट 4 मंथ में किया जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिलेटेड। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डेमोग्राफी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। सेंसस, ऑफिशियली काउंटिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। क्लियर है? फर्स्ट सेंसस 1891 में हुआ। इसके बाद सेंसस कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है ईच डिकेड के फर्स्ट ईयर में। जैसे 1891 में हुआ, उसके बाद 1901 में हुआ, उसके बाद 1911 में, 1921 में, 1931 में, इस प्रकार से डिकेड जो है, सॉरी सेंसस जो है वो रिपीट होता रहता है। क्लियर है बच्चों? हम कुछ डेटा लिखेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन का। ह्यूमन पॉपुलेशन का डेटा लिखेंगे बच्चों हम, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों का। ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ इंडिया। कब? एक पर्टिकुलर टाइम की पॉपुलेशन हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 90s में, 2000 में,
और लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था उसकी, ये बात करेंगे हम लोग। तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 90s में वो थी स्टूडेंट 2 बिलियन। वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 90s इज 2 बिलियन, जो कि 2000 में इंक्रीज होकर हो गई थी 6 बिलियन। 2 बिलियन से इंक्रीज होकर कितनी हो गई थी 6 बिलियन। एंड 2011 में ह्यूमन पॉपुलेशन थी स्टूडेंट 7.2 बिलियन। ये 3 डेटा आपको लर्न करना है ह्यूमन पॉपुलेशन का, कि 90s में 2 बिलियन थी, जो 2000 में 100 ईयर्स में 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, 6 बिलियन हो गई, और नेक्स्ट 10 ईयर में 1.2 बिलियन इंक्रीज हो गई, टोटल पॉपुलेशन 7.2 बिलियन ऑफ वर्ल्ड। इसी रेशो में इंडियन पॉपुलेशन में ग्रोथ देखी गई है। इंडिया की जो पॉपुलेशन थी स्टूडेंट नियर इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिपेंडेंस डे के आसपास, मतलब 1947 के आसपास, वो थी 350 मिलियन। ध्यान देंगे स्टूडेंट, कब थी 1947। इंडिपेंडेंस के आसपास हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो थी 350 मिलियन। लेकिन नेक्स्ट जो ईयर, जितने भी ईयर बचे थे उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होकर हो गई थी स्टूडेंट 1 बिलियन। 2000 में हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होकर स्टूडेंट कितनी हो गई थी, वो हो गई थी स्टूडेंट 1 बिलियन। एंड 2011 में 1.2 बिलियन। ये थी इंडियन पॉपुलेशन। 3 अलग अलग टाइम पर हमने जो डेटा लिखा है इंडियन पॉपुलेशन का, वो आपका जिट इज लर्न करना है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 90s में 2 बिलियन, 2000 में 6 बिलियन, 11 में 7.2 बिलियन। इंडिया पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के आसपास 350 मिलियन, 2000 में 1 बिलियन एंड 11 में 1.2 बिलियन। इस प्रकार से पॉपुलेशन जो है ग्रो कर रही है। हम एक एवरेज डेटा लें कि स्टूडेंट 2000 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो या 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो, कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना है, 17.5% है। इसका एक कंक्लूजन निकल कर आया बच्चों, वो ये है कि एवरी 6th person इन वर्ल्ड इज एन इंडियन। इसका एक कंक्लूजन है वो ये है कि एवरी 6th person of world is an Indian। वर्ल्ड का जो हर 6th person है वो इंडियन है। आप यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट, 2000 में इंडिया पॉपुलेशन 1 बिलियन, वर्ल्ड पॉपुलेशन 6 बिलियन, तो 6 में से एक हम कह सकते हैं 6th person, छठा पर्सन, वर्ल्ड का छठा पर्सन इंडियन है। यहां से कंक्लूजन निकल कर आता है। तो जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की इस समय, वो वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना है, 17.5% है। इसका मतलब 100 में से 17.5 इंडिया का हिस्सा है। तो क्लियरली हमने क्या नोट कर लिया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का हर 6th person इंडियन है। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा था। अब हम बात करते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है? तो अगर हम बात करें 2001 की
तो ये ग्रोथ रेट थी स्टूडेंट 1.7%। अगर हम बात करते हैं 2011 की, तो ग्रोथ रेट है स्टूडेंट लेस देन 2%। लेस देन 2%, ये भी तो लेस देन 2% में ही आता है, तो अप्रोक्सीमेट आप इतनी मान सकते हो 1.7 1.8 के आसपास। तो इंडियन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है करंट में वो कितनी है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको लर्न करना है, वो है लेस देन 2%। लेस देन 2% ग्रोथ रेट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है स्टूडेंट कि 20 इंडिविजुअल पर 100 पीपल पर ईयर इंक्रीजेज। ये है स्टूडेंट 2% का मीनिंग। अगर हम इसको 2% के आसपास मान लें तो 2% का मतलब ये होगा स्टूडेंट कि इन ए ईयर, एक साल में 1000 इंडिविजुअल पर 20 पीपल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। 1 ईयर में 1000 पॉपुलेशन पर 20 इंडिविजुअल ऐड हो जाते हैं पॉपुलेशन में। इसका मीनिंग होता है 2% ग्रोथ। तो ये स्टूडेंट कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन की पॉपुलेशन का डेटा प्लस उसकी ग्रोथ रेट है। हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा है। अगर इस ग्रोथ रेट से किसी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ करता है तो नेक्स्ट 30 ईयर में पॉपुलेशन जो है डबल हो सकती है। तो बहुत जो है रैपिड ग्रोथ रेट है बच्चों। ये 2% जो है बहुत तेज ग्रोथ रेट है। अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन का ग्रोथ 2% के आसपास होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि नेक्स्ट 30 ईयर में उस कंट्री का पॉपुलेशन जो है डबल हो जाता है। क्लियर है? अब बच्चों अगर इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट रहेगी तो इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है वो उनका सामना करना पड़ेगा। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उनकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी हो सकती है। तो स्टूडेंट ड्यू टू हाई ग्रोथ रेट, ड्यू टू हाई ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ड्यू टू हाई ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन लीड्स टू scarcity of बेसिक नीड्स। हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। किसी भी ह्यूमन इंडिविजुअल के लिए ये बेसिक नीड्स होती हैं। फूड हमारा भोजन, शेल्टर हमारा हैबिटेट एंड क्लॉथ, ये तीनों बेसिक नीड्स होती हैं। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन इसी ग्रोथ रेट से 2% के आसपास ग्रोथ रेट से इंक्रीज होता रहा तो फिर इन बेसिक नीड्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब क्या रीज़न है स्टूडेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की? तो हम बात करते हैं रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। किस वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है? तो रीजन्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसमें पहला जो रीजन है वो है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। रैपिड डिक्लाइन इन
डेथ रेट बहुत तेज़ी से जो है डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इंडिया में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, बहुत हद तक हम अपने घरों में साफ़ सफाई रखते हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है साफ़ सफाई के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए। तो इस वजह से मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने से ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से कम हुई है, जिसके रिजल्टेंट पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। स्पेशली 2 टाइप की ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हुई है। एक तो स्टूडेंट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। क्या होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट? नेक्स्ट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ये दोनों ही जो है रैपिडली डिक्रीज हुई हैं। क्या है स्टूडेंट कि इंडिया में जब मेडिकल फैसिलिटीज़ कम हुआ करती थी तो ज़्यादातर जो बर्थ है, पार्चुरेशंस जो है वो घरों में कंप्लीट होते थे। तो बच्चों जब बर्थ जो है घरों में होते हैं तो इस वजह से इन्फेक्शंस हो जाने से बहुत बार ड्यूरिंग बर्थ, पार्चुरेशन और बर्थ मदर की डेथ हो जाती थी, उसको बोलते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, या फिर न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो जाती थी इस प्रोसेस में, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो दोनों ही मॉर्टेलिटी रेट जो है डिक्रीज हो गई हैं, जिसका रिजल्टेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो है स्टूडेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप। increase in number of people, increase in number of people of reproducible age group। बच्चों इस समय इंडिया में जो एडल्ट्स हैं वो मैक्सिमम इन नंबर हैं। इंडिया में एडल्ट्स की सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो स्टूडेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो एडल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप में इंक्लूड हैं। तो इस एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इन फ्यूचर अभी पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो 3 मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन हो रहा है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, infant mortality rate and maternal mortality rate both are decreases and increase in number of people of reproduction age group। ये है स्टूडेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के मेन रीजन। अब बच्चों किस प्रकार से हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल्ड कर सकते हैं, क्या तरीके होंगे इसके, क्या प्रोसेस है, क्या हम ऐसा करें कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को कुछ हद तक हम कंट्रोल्ड करें, डिक्रीज करें। तो इसके लिए कुछ 2-3 पॉइंट्स जनरली डिस्कस कर लेते हैं। कि पहला पॉइंट तो ये है स्टूडेंट, एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ से आप रीडिंग कर लेंगे कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल्ड कैसे किया जाए। तो पहला तो ये है कि जो फर्टाइल एज ग्रुप के कपल्स हैं उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि वह प्रेगनेंसी को डिले कर सकें, बच्चों में गैप कर सकें और पॉपुलेशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें। तो जो फर्टाइल एज ग्रुप के इंडिविजुअल हैं उनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में अवेयर करें, इंफॉर्मेशन दें। सेकंड क्या हो सकता है स्टूडेंट, जो मैरिजेबल एज ग्रुप है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दें, कि जो मैरिज है वो थोड़ा सा यंग एज में की जाए, ना कि चाइल्डहुड एज में। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फीमेल के लिए 18 ईयर्स एंड मेल के लिए 21 ईयर्स जो है वो बताई है। तो इसका रिजिडिटी के साथ फॉलो करवाया जाए। हम लोगों को भी चाहिए कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो बच्चों की मैरिज होती है उसको हम लड़की 18 प्लस होने के बाद ही करें और लड़का 21 प्लस होने के बाद ही करें।
तो इस प्रकार से भी कुछ हद तक हम अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल्ड कर सकते हैं। तीसरा एक और है बच्चों कि स्मॉल फैमिलीज़ को इंक्रीज करने के लिए हम ऐसे कपल्स को इंसेंटिव दें, ऐसे कपल्स को मोटिवेट करें, इंसेंटिव्स दें ताकि कपल स्मॉल फैमिली को प्रीफर करें। और इसका असर भी देखने को हुआ है। बहुत सारे कपल्स ने एक स्लोगन अपनाया है बच्चों, हम दो हमारे दो। इट मीन्स कपल्स वाइफ एंड हस्बैंड और दो उसके बच्चे हों। और आजकल तो बच्चों जो मेट्रो सिटीज़ में कपल्स रहते हैं उन्होंने हम दो हमारा एक स्लोगन को भी फॉलो किया है। मतलब मेट्रो सिटी के जो वर्किंग कपल्स होते हैं वो जनरली एक बच्चे को ही प्रीफर करते हैं, लाइक करते हैं। तो ऐसे फैमिलीज अगर स्मॉल होंगी, छोटी होंगी, तो कुछ हद तक हम पॉपुलेशन जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके आधार पर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का छोटा सा टॉपिक, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ह्यूमन पॉपुलेशन में जो रैपिड ग्रोथ हो रही है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इस रैपिड ग्रोथ का मेन रीज़न क्या है? डेथ रेट कम होना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होना, इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप, हेल्थ फैसिलिटी का इंक्रीज हो जाना, ये सब इसके रीज़न है। इसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? तो मेनली 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। पहला, स्मॉल फैमिली को बनाने के लिए फर्टाइल कपल को, मैरिजेबल जो एज ग्रुप के कपल्स हैं उनको मोटिवेट करें ताकि वो छोटी फैमिली को लाइक करें। सेकंड, एज की एक मैरिज की एक एज फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट ने, उसको फॉलो करें। फॉर फीमेल 18+ ईयर, फॉर मेल 21 ईयर। और तीसरा, स्मॉल फैमिली जो कपल्स अपनाते हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो अट्रैक्ट हो ऐसे ऑफर्स के लिए और स्मॉल फैमिली को ही बढ़ावा दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोगों को हम अवेयर करें। एक और पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं, अवेयरनेस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स पूरे कंट्री में क्रिएट हो रहे हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करें, लोगों को एजुकेट करें ताकि वो समझें कि पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से क्या क्या समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। लास्ट में एक पॉइंट अलग से आप याद रख लेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और ये है 11 जुलाई। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में हम जानते हैं। और ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि इस दिन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 5 बिलियन हो गई थी। स्टूडेंट, 11 जुलाई 1987 को वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो गई थी? वर्ल्ड पॉपुलेशन बिकम 5 बिलियन। इस दिन 5th बिलियंस बेबी ने जो है वो बर्थ लिया था। इस दिन 5th बिलियन बेबी का बर्थ हुआ था 11 जुलाई 1987 को। इसलिए इस डे को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में जानते हैं। तो पॉइंट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों बर्थ कंट्रोल मेथड। थैंक यू बच्चों।